हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नून। आप जिस भी टाइम ये वीडियो देख रहे हो, फिलहाल यहाँ तो सुबह के 4 बज रहे हैं। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो है प्रकाश वैद्युत प्रभाव। ये जो टॉपिक है ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये है बहुत इजी लेकिन लोगों को लगता है बहुत हार्ड। तो इसको हम देखते हैं कैसे इजी वे से और कम समय में समझ सकते हैं, ताकि आपका भी टाइम बच सके और आप आगे का कुछ अपना पढ़ सकें। तो देखिए, जो जैसे कि नाम दिख रहा है आपको, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, मतलब कि जो लाइट है उसका कैसा प्रभाव, इलेक्ट्रिसिटी वाला। यानी कि लाइट से हम यहाँ पे करंट बना रहे होंगे, तो लाइट से करंट फॉर्म करेंगे, वही होता है प्रकाश वैद्युत प्रभाव। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, जो प्रकाश वैद्युत प्रभाव की डेफिनेशन है वो क्या होगी। जब किसी मेटल, ये जो है ये सतह है, ये मेटल है, क्या है ये है मेटल। अब मेटल को क्या कहते हैं, धातु। यानी कि जब किसी धातु की सतह पर क्या गिराया जाता है, प्रकाश। अब जो ये प्रकाश है ये तो आपको पता होगा, प्रकाश फोटान में होता है। फोटान क्या होते हैं, ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल्स। ये मैक्स प्लांक ने बताया था। ठीक है, तो मैक्स प्लांक ने बताया था कि जो फोटान्स होते हैं वो ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल्स होते हैं। यानी ये यहाँ से जो लाइट आ रही है सन की, ये फोटान्स है। फोटान गिर रहे हैं मेटल की सरफेस पे। तो जैसे ही मेटल की सरफेस पे फोटान गिरते हैं, वैसे ही गिरने के बाद यहाँ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। क्या, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन। तो इसी को कहते हैं प्रकाश का वैद्युत प्रभाव। तो परिभाषा क्या होगी प्रकाश के वैद्युत प्रभाव की, जब किसी धातु की सतह पर फोटानों का या फिर प्रकाश का आपतन यानी आपतित होती है। जब किसी धातु की सतह पर प्रकाश आपतित होता है तो उस सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का वैद्युत प्रभाव। अब हमें प्रकाश का वैद्युत प्रभाव तो पता चल गया, लेकिन जो प्रकाश का वैद्युत प्रभाव है उसके लिए कुछ चीजें हमें चाहिए। कुछ चीजें मतलब क्या, जैसे कि स्कूल लाइन में अगर आप लगे हुए हैं तो जरूरी नहीं है कि सब बच्चे सीधे ही लगे होंगे, और ये भी जरूरी नहीं है कि सब बच्चे हर काम सही से कर रहे होंगे। वैसे इसमें हमें कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। पहली क्या होती है, पहली जो रिक्वायरमेंट होती है वो कार्यफलन की। कार्यफलन, कार्यफलन को ओमेगा या फिर फाई से हम लिखते हैं। ठीक है, फाई नॉट भी लिखा होता है या फाई, हर तरीके से लिख सकते हैं आप। कार्यफलन क्या है बेसिकली, तो कार्यफलन वह कम से कम एनर्जी, मतलब कि इलेक्ट्रॉन यहां से निकला। अब जरूरी नहीं है ना कि टीचर कहे सब बच्चों से सुनाओ, सब बच्चे सुना दें। जिसके अंदर कैपेसिटी होगी वही तो सुनाएगी। मतलब कि जिस इलेक्ट्रॉन के अंदर, यानी कि जिस इतनी ऊर्जा दे हम कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, यानी कि बच्चों को इतना हम बताएं कि उनको समझ में आ जाए। तो उसी प्रकार जो एनर्जी है वो इतनी होनी चाहिए कि यहां से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो जाए। तो क्या होगा कार्यफलन, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इमिट अ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, हिंदी में देखिए, वह कम से कम ऊर्जा जिस ऊर्जा पर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो सके, उसे कहते हैं हम फाई। अब फाई का एक फॉर्मूला होता है, फाई नॉट बराबर क्या, एच म्यू नॉट। अब म्यू को कहते हैं फ्रीक्वेंसी, म्यू की जगह आप एफ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है कार्यफलन का। अब बेसिकली कार्यफलन का फॉर्मूला, ये यहाँ पे आपको म्यू नॉट एक नई चीज दिख रही होगी। तो म्यू नॉट होती है फ्रीक्वेंसी, और कैसी फ्रीक्वेंसी, देहली फ्रीक्वेंसी। यानी कि देहली फ्रीक्वेंसी को हिंदी में कहते हैं आवृत्ति। तो म्यू नॉट है देहली आवृत्ति। देहली आवृत्ति का क्या मतलब है, जैसे कि कम से कम एनर्जी है इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जन करने के लिए, उसे कहते हैं कार्यफलन। वैसे ही जो कम से कम नहीं, मतलब कि कम से कम आवृत्ति, यानी कि कितनी आवृत्ति पे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, वो है देहली आवृत्ति। अब आवृत्ति और जो तरंग दैर्ध्य है उसके बीच में एक रिलेशन होता है, वो इस फॉर्मूले से आपको दिख जाएगा, E बराबर SC अपॉन लैम्डा। अब यहाँ पर आपको लिखा दिख रहा होगा SC अपॉन लैम्डा। कहने का मतलब क्या है, और एक फॉर्मूला ये है, E बराबर HF, F या म्यू। म्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे ये है तरंग दैर्ध्य यानी कि वेवलेंथ। अब मैं आपको इंग्लिश में टर्म इसलिए बता देता हूं क्योंकि आने वाली क्लासेस में जो हायर स्टडीज होगी वो मैक्सिमम इंग्लिश में ही होती हैं। तो अगर अभी आप टर्म को इंग्लिश में जानेंगे तो फिर इजी होगा आपके लिए आगे। तो लैम्डा है तरंग दैर्ध्य और म्यू है क्या, फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति। तो अगर यहां पास आवृत्ति
ज्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी अगर यहाँ पर आवृत्ति ज्यादा होगी तो वेवलेंथ यानी कि लैम्डा कम होगी, यानी कि जो इसके बीच का रिलेशन होता है वो कुछ ऐसे होता है, एंटी प्रोपोर्शनल टू 1/लैम्डा। ठीक, तो जो प्रकाश वैद्युत प्रभाव है उसके लिए जो कम एनर्जी चाहिए मैक्सिमम, ये होगी ज्यादा मैक्सिमम आवृत्ति, उसे कहते हैं देहली आवृत्ति। और जो कम से कम हमें तरंग दैर्ध्य चाहिए उसे कहते हैं क्या, लैम्डा नॉट। तो ये है देहली तरंग दैर्ध्य, क्या, देहली तरंग दैर्ध्य। ठीक, तो ये कुछ रिक्वायरमेंट है। पहली, कार्यफलन यानी कि कम से कम इतनी ऊर्जा हो कि इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो सके जब धातु सतह पर प्रकाश को गिराया जाए। दूसरी, अगर कार्यफलन होगा तो वहां पास की जो फ्रीक्वेंसी होगी उसे हम कहेंगे देहली आवृत्ति या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक, जिसे म्यू नॉट लिखते हैं या एफ नॉट भी लिख सकते हैं। अब जहां पे फ्रीक्वेंसी को हम कहेंगे देहली आवृत्ति, वहां पर हम जो तरंग दैर्ध्य है उसे क्या कहेंगे, लैम्डा नॉट यानी कि देहली तरंग दैर्ध्य। ठीक, तो ये बेसिकली दो रिक्वायरमेंट है। अब इसमें उनके लिए कुछ चीज देखते हैं, कुछ ऑब्जर्वेशन करते हैं। मान लीजिए पहले ये कुछ स्लो स्पीड में आ रहे थे, अब इनकी हम स्पीड अचानक इंक्रीज कर देते हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स गिर रहे हैं उनकी तीव्रता जो फोटॉन्स गिर रहे हैं सरफेस पे उनकी तीव्रता हम बढ़ा देंगे तो क्या होगा। अगर हम तीव्रता को लिखते हैं आई से, अगर आई को हम इंक्रीज करेंगे तो इस धातु की सतह पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। सिंपल सी बात है, जब हम ज्यादा बताएंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा ना। तो वैसे ही जब यहाँ पे ज्यादा फोटॉन्स गिरेंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन अधिक होगा, मतलब कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा निकलेंगे। ठीक है, तो जो यहाँ पे प्रकाश की तीव्रता है आई, उसका एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, आई बराबर E अपॉन एरिया इंटू टाइम। मतलब प्रकाश की तीव्रता का फॉर्मूला ये निकला कि कितनी हम ऊर्जा गिरा रहे हैं, कितनी ऊर्जा दे रहे हैं हम, कहां पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। मतलब कि एक एकांक क्षेत्रफल और एकांक समय पर गिराई गई ऊर्जा ही होती है प्रकाश की तीव्रता, और प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन अधिक होता है। लेकिन उसकी काइनेटिक एनर्जी पे कोई इफेक्ट पड़ता है, काइनेटिक एनर्जी पे इफेक्ट नहीं पड़ता है। काइनेटिक एनर्जी पे इफेक्ट कब पड़ेगा, जब हम बढ़ाएंगे फ्रीक्वेंसी, यानी कि जब हम म्यू बढ़ाएंगे तब उसकी काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। ठीक, तो अब देख लेते हैं इसके लिए जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मतलब कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम, जिसको किसने बताया था, इसी जो कि इस एक्सपेरिमेंट से निकल के आए थे। ये एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है, इस एक्सपेरिमेंट का नाम है लेनार्ड। लेनार्ड कौन थे, लेनार्ड एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को किया था। ठीक है, और ये सब चीजें किसने बताई थी, इन सब चीजों का जो क्रेडिट है वो किसको जाता है, सर अल्बर्ट आइंस्टीन, जिनको 1905 में इसी के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो इतना लिख लीजिए आप, इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। हाँ, प्रकाश वैद्युत प्रभाव को समझने के बाद अब हम समझ लेते हैं जो प्रकाश वैद्युत समीकरण, यानी कि प्रकाश वैद्युत समीकरण के आधार पे प्रकाश वैद्युत की व्याख्या की थी, यानी कि उसके नियम 4 आइंस्टीन ने दिए थे, वो क्या थे और वो किस बेस पे दिए थे। तो जो आइंस्टीन ने ये 4 नियम दिए जो कि इधर लिखे दिख रहे होंगे, वो दिए इस वाले चित्र, यानी कि जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है इसके बेस पे। तो पहले इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप को हम थोड़ा देख लेते हैं, जो कि लेनार्ड और हर्ट्ज ने किया था। लेनार्ड और हर्ट्ज ने किया क्या, एक मेटल बना दी, एक ऐसी मेटल जिससे कि इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो सके, और उसपे फोटॉन्स यानी कि ऊर्जा के जो छोटे छोटे पैकेट्स हैं उनको इमिटेट कराया। जैसे ही यहाँ पे गिरते हैं फोटॉन, वैसे होता क्या है, इस सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं, और इसके बीच जो टाइम गैप है बहुत कम होता है। ये भी इस प्रकाश वैद्युत प्रभाव में आएगा, यानी कि जैसे ही फट से आया इलेक्ट्रॉन गिरा सरफेस पे, फोटॉन गिरा सरफेस पे, वैसे इलेक्ट्रॉन ने कहा मैं जा रहा हूं। मतलब जैसे किसी टीचर ने बच्चे को डांटा, बच्चे ने कहा नहीं पढ़ना है मुझे, मैं जा रहा हूं, तुरंत क्लास से बाहर। वैसे ही यहाँ है, फोटॉन जैसे ही गिरता है सरफेस पे तुरंत इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। उसके बाद आपको यहाँ दिख रहा होगा मिली एम्पियर। तो मिली एम्पियर मतलब कि मिली एमीटर लगा है जो कि छोटी धारा नापता है। अब प्रकाश से कितनी धारा बना लोगी, ये थोड़ी ना कि बड़ी धारा बना लोगी, प्रकाश धारा थोड़ी तो बनेगी। अब यहाँ पे जो धारा बननी होगी उसका नाम क्या होगा, प्रकाश विद्युत धारा, क्योंकि जो जिस कारण बनती है वही तो होती है।
अब जैसे कि 6 चैप्टर में पढ़ा था आपने प्रेरित धारा, जो कि प्रेरित हो रही थी, यानी कि जिस कारण बनती थी उसका अपोज करती थी, उसका भी यहाँ पे थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट लगता है, लेकिन इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मिली एम्पियर लगा है, जो कि ये लगा है श्रेणी क्रम में, यानी कि सीरीज में। सीरीज में क्यों लगा है? क्योंकि सीरीज में लगता ही है, दिस इज रूल। अब रूल को थोड़ी ना बदल सकते हैं। वही वोल्ट मीटर लगता है पैरेलल में, यानी कि समांतर क्रम में, तो पैरेलल में लगा है क्या? वोल्ट मीटर। और यहाँ पास दोनों तरफ से हमने तार को लाया है, इधर से भी और इधर से भी, और उसको ये है क्या? रियोस्टेट, यानी कि प्रतिरोधक। जहां पे प्रतिरोध की वैल्यू चेंज होती रहती है उसे कहते हैं रियोस्टेट। यहाँ पे माइनस प्लस, यानी कि इसके माइनस प्लस लगातार बदलते रहेंगे। क्यों बदलेंगे वो एक डिटेल वाली बातें वहां तक ना जाए, क्योंकि इतना ना आप तो टाइम आपके पास बचा है जानने का, इसलिए बस मेन कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करते हुए चलते हैं। इतना हो गया। अब हम समझ लेते हैं प्रकाश वैद्युत समीकरण। तो प्रकाश वैद्युत समीकरण आपको दिख रही होगी, हाफ एमवी स्क्वायर बराबर एच म्यू माइनस म्यू नॉट। अब ये आई कहां से? तो काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ एमवी स्क्वायर, आपको पता है। और सिंपल एनर्जी का फॉर्मूला हमने इससे पहले लिखा था, ई बराबर एच एफ या म्यू, ठीक, एच एफ लिख दिया। अब हमने कुछ बताया था कि इस सरफेस पे मतलब कि जब इलेक्ट्रॉन गिरेगा तो कम से कम इतनी एनर्जी हो, जब फोटॉन गिरे इस सरफेस पे तो इलेक्ट्रॉन निकल जाए, ठीक। मतलब कितना फोटॉन गिर रहा है तब इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है, कितना फोटॉन, 10 12 20, जरूरी थोड़ी ना कि थोड़ा ही समझाने में समझ में आ जाए सबको। तो कम से कम एनर्जी जो लग रही थी उसे कह रहे थे हम कार्यफलन, और उस कार्यफलन को हमने इससे माइनस कर दिया। कार्यफलन की वैल्यू हमने बताई थी एच म्यू नॉट, तो वहीं से एच को कॉमन लिया है और ये प्रकाश वैद्युत समीकरण हमारे पास आ गई है, हाफ एमवी स्क्वायर बराबर एच म्यू माइनस म्यू नॉट। अब इसी पे बेस 4 है क्या? प्रकाश वैद्युत समीकरण के नियम। पहला नियम है, जब हम प्रकाश की तीव्रता बढ़ाएंगे तो फोटोनों की संख्या बढ़ जाएगी। अब सिंपल बात है, जब हम लाइट ज्यादा देंगे तो तुम्हें धूप गर्मी ज्यादा लगेगी ना, तो जब फोटोन की संख्या बढ़ेगी तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे। क्या इलेक्ट्रॉन निकलना बढ़ेंगे? इलेक्ट्रॉन कहेंगे मुझे जाना है, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन बढ़ जाएगा। ज्यादा बता रहे हैं, जैसे कि किसी को तो कहेगा हाँ मुझे ज्यादा समझ में आया, तो वही कॉन्सेप्ट है, सिंपल डेली लाइफ से रिलेट कीजिए, फिजिक्स समझ में आएगी। सन गिरा, सन नहीं गिरा, सॉरी, सन कैसे गिर जाएगा? प्रकाश गिरा, प्रकाश की तीव्रता हमने यानी कि आई इंटेंसिटी बढ़ा दी, फोटोनों की संख्या जिससे बढ़ गई और जिससे इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन बढ़ गया, ठीक। ये पहला है सिंपल सा नियम। दूसरा नियम क्या है? जो E बराबर एच म्यू है, यानी कि जो प्रकाश की ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी, प्रकाश की ऊर्जा जो है वो सेम रहती है, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता है। यानी कि यहाँ से कह सकते हैं हम, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड नहीं करती है आई पे, मतलब कि हम इसकी चाहे तीव्रता जितनी तेज करें, जो इन फोटोनों की ऊर्जा थी वही रहेगी। मतलब कि जो सिंपल एक फोटोन है उसकी ऊर्जा E बराबर एच म्यू है, तो ये E बराबर एच म्यू ही रहेगी, चाहे हम इसकी स्पीड जितनी ही कर दें, जितनी हम स्पीड में फोटोन इस सरफेस पे गिराएं। यानी कि काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होनी है। काइनेटिक एनर्जी क्यों? क्योंकि गिर रहे हैं, चलती हुई चीज के कारण जो एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी होती है, यानी गतिज ऊर्जा होती है। तो गतिज ऊर्जा में नो चेंज होगा, यानी कि जो गतिज ऊर्जा है, अब मैक्स क्यों लगा है? क्योंकि जितनी स्पीड में ज्यादा से ज्यादा गिर रहे हो मैक्स है, तो काइनेटिक एनर्जी जो मैक्स है वो डिपेंड नहीं करती है आई यानी प्रकाश की तीव्रता पर। तो ये भी आपको एक बात है जो ध्यान रखनी है कि प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने से उसकी काइनेटिक एनर्जी पर कोई इफेक्ट नहीं आता है। ये सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट क्या है? अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। अब अभी हमने बताया था काइनेटिक एनर्जी में नो चेंज रहता है, हाँ तो नो चेंज रहेगा, लेकिन वो फोटोन के लिए। अब इलेक्ट्रॉनों की बात आ गई है, अब हम इलेक्ट्रॉन पे पहुंच गए। अब हम यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉनों की फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉनों को कहेंगे जल्दी जल्दी जाओ, तो होगा कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, है ना, यही तो है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन छूटा, हमने उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, तो इलेक्ट्रॉन कहेगा हम जल्दी जाके बस निकल रहे हैं यहाँ से, और वो निकलता जाएगा, यानी कि जब फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। और फोर्थ पॉइंट क्या है? V, अगर ये V कम है V नॉट से। अब V नॉट क्या है? अभी हमने बताया V नॉट एक ऐसी जगह है जहां पे I यानी कि प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य हो। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेते हैं क्वेश्चन में। यानी कि I जहां पे प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य हो, उस जगह का विरोध, सॉरी उस जगह का जो क्या है, V क्या होता है? वोल्टेज, यानी कि विभव या विभवांतर। उस जगह के विभवांतर को हम कहते हैं निरोधी विभव, यानी कि ऐसा विभव जहां पे प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य हो, निरोधी विभव कहलाता है। अब अगर V यानी कि जो नॉर्मल V है वो V नॉट से कम होगा तो क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी निगेटिव चली जाएगी,
यही तो है, क्योंकि धारा का मान शून्य है वी नॉट पे। अगर आप वी नॉट से कम करेंगे हम वी, तो काइनेटिक एनर्जी निगेटिव चली जाएगी। और अब एक चीज तो आपको पता ही है कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी से, कि एनर्जी निगेटिव हो ही नहीं सकती, तो कि विच इज इम्पॉसिबल, काइनेटिक एनर्जी निगेटिव नहीं हो सकती। इसलिए जब हम फ्रीक्वेंसी को कम कर देंगे, मतलब फ्रीक्वेंसी कम कर देंगे किससे, कितनी कम, इतनी कम कर देंगे फ्रीक्वेंसी की वो वी नॉट से कम हो जाए, यानी कि आई बराबर 0 हो, ठीक। वी नॉट तक तो निकलेगी, जब मतलब कि अगर वी नॉट 0 है, वोल्टेज 0 है, तब भी निकलेगी, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन यहां तक आ गए हैं, फ्रीक्वेंसी आप जितनी कम कर दें वो यहां तक तो पहुंचेंगे ही। एक बार निकलने के बाद इंसान कोशिश तो करेगा ही कम से कम कि हम गेट तक पहुंच जाएं बेसिकली ना। तो वी नॉट तक तो आ सकता है, लेकिन वी नॉट से भी कम अगर हम फ्रीक्वेंसी कर दें तो वहां पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी प्रकाश वैद्युत प्रभाव नहीं होगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको प्रकाश वैद्युत प्रभाव की सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। अब मैं इससे आने वाले जो न्यूमेरिकल्स हैं एक तो वो बता दे रहा हूँ। नॉर्मल है, ज्यादा हार्ड नहीं, लेकिन आ सकते हैं, क्योंकि आते हैं, जनरली देखा गया है। ये पिछले के 5 साल के पेपर उठा के देख लें तो आपको उसमें 3-4 साल यानी कि 3-4 बार आते हुए दिखेंगे क्वेश्चन। वो होते हैं किसमें, कार्य फलन पे होते हैं पहली बात तो, दूसरी बात काइनेटिक एनर्जी जो इक्वेशन है इस पे होते हैं, ठीक है। तो इतना नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट और जो लेना है ले लीजिए, फिर आगे बता रहा हूँ। हाँ, तो चलिए इस टॉपिक पे हम 2 न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं फटाफट। एक्चुअली इस न्यूमेरिकल्स को हमने सॉल्व कराया था, लेकिन सॉल्व कराते कराते हुआ क्या, वीडियो बंद हुई अपनी आप, तो उस वीडियो में रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो चलिए देख लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन लिखा है वो क्या है, मैं पढ़ रहा हूँ। किसी धातु के पृष्ठ का कार्यफलन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के फोटॉन के धातु पृष्ठ पर आपतित होने से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा का मान निकालें। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला लिखा है काइनेटिक एनर्जी बराबर hν माइनस म्यू नॉट। यहीं से हमें निकाल लेना है बेसिकली hν, जो कि क्या है, काइनेटिक एनर्जी काहे की है, काइनेटिक नहीं सॉरी एनर्जी है काहे की, ये एनर्जी है फोटॉन की, जो कि फोटॉन की एनर्जी हमें दी है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सिंपली 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से माइनस कर देंगे कार्यफलन की एनर्जी को, तो हमें 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल गया, हमें इसे निकालना है जूल में, तो इसकी मल्टीप्लाई करा देंगे 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल से, तो हमें मिल जाएगा फाइनली आंसर 8.0 इंटू 10 की पावर माइनस जूल, 19 जूल। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। मैं देख ही रहा हूं इधर की वीडियो फिर से तो नहीं बंद होगी। दूसरा क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ। 4400 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश एक धातु के पृष्ठ पर गिरता है जिसका कार्यफलन 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम ऊर्जा ज्ञात करें। जहां पे h की वैल्यू दी है 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो वैल्यू दी है वो है 1.6 इंटू 10 की पावर